नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में प्रथम प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का यह मेरा 7वां और अंतिम वीडियो है। इसके बाद हम दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में वीडियो बनाएंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, पाठ्यांतर क्रियाओं का महत्व क्या है। उत्तर है पाठ्यांतर क्रियाओं का पाठ्यक्रम में उतना ही महत्व है जितना अन्य विषय। शिक्षा का लक्ष्य केवल 3 RS रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक अर्थात पढ़ना, लिखना और गणित की शिक्षा देना नहीं है, अपितु 7 RS रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स एंड रिएक्शन की शिक्षा देना है। यह शिक्षा तभी दी जा सकती है जबकि पाठ्यांतर क्रियाओं का स्कूल में उचित प्रबंध हो। वास्तव में जीवन की शिक्षा देने के लिए तो यह पाठ्यांतर क्रियाएं पाठ्यक्रम के अन्य विषयों में भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक स्कूल क्रियाशील स्कूल होना चाहिए। ऐसे ही स्कूल में छात्रों को जीवन की शिक्षा मिल सकती है तथा उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और वह जनतंत्रवाद के ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यांतर क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और दोस्तों विभिन्न सहगामी क्रियाएं भी सिखाई जाती है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से सिखाया जाता है और एक दूसरे के अंतःक्रिया बच्चे कैसे करेंगे इसके बारे में सिखाया जाता है। अन्य पाठ्यांतर क्रियाएं भी कराई जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं। उत्तर है PD पाठक के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में, यहाँ पर बालकों हो जाएगा, बालकों में रुचियों का बाहुल्य होता है, इसलिए उनके लिए विद्यालय में अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ पाठ्य सहयोगी क्रियाओं का प्रबंध करना चाहिए जिसमें भाग लेकर वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इन क्रियाओं में भाग लेकर बालकों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिकता का विकास होता है। इसके साथ साथ उनको भिन्न भिन्न रुचियों के विकास के अवसर दिए जाने चाहिए। बच्चों को फोटोग्राफी, टिकटें व सिक्के इकट्ठे करना, एल्बम बनाना, संगीत कला, किताबें इकट्ठा करने व नए नए स्थानों को देखने के बारे में प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही उनको अपनी संस्कृति के बारे में शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह समाज में अपने आप को अच्छी प्रकार से समायोजित कर सके। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी IQ लेवल 120-30 से प्लस होती है, 140 से अधिक होती है। दोस्तों ऐसे बालकों को समाज में समायोजित करने के लिए विभिन्न शिक्षाएं दी जाती हैं। और दोस्तों जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि भी अधिक होती है। इनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिकता का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। और दोस्तों विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं इनको विद्यालय में कराई जाती हैं। ऐसे बच्चों को दोस्तों फोटोग्राफी और टिकटें, सिक्के इकट्ठा करना, एल्बम बनाना, संगीत कला, किताबें इकट्ठा करना आदि नए नए स्थानों पर भ्रमण कराकर उस स्थान के बारे में बच्चों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना और जो भ्रमण करने बच्चे गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि यह स्थान किस लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे बातों की जानकारी देकर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है, बच्चों के मानसिक संज्ञानात्मक विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अधिगम बाधित बालक किसे कहते हैं। उत्तर है अधिगम बाधित बालकों में शारीरिक व अवधान आदि संबंधित दोषों के कारण अन्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। इसलिए कक्षा में ऐसे बालकों को हाथ से बनी हुई चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए जिसमें उनकी इच्छा हो, जैसे मिट्टी की आकृति वस्तु बनाना, पेपर से बनी हुई चीज़ों या कविताओं का अभ्यास कराना जैसी सहायक क्रियाएं कराने से अवधान का निवारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो अधिगम बाधित बालक होते हैं जिनको सीखने में विभिन्न रुकावटें आती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो या विकलांगता हो, दोस्तों विभिन्न प्रकार के अवधान आते हैं। अवधान का मतलब होता है रुकावटें, चाहे वह शारीरिक हो, शारीरिक रूप से अस्थिबाधित बालक हो, लेकिन दोस्तों प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसलिए दोस्तों ऐसे बच्चों को विद्यालय में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सिखाने के लिए बच्चों को जैसे कि मिट्टी की आकृति बनाने के लिए देना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए देना, खिलौनों के माध्यम से बालकों को सिखाना, पेपर से बनी हुई चीज़ों के बारे में बताना, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाना, आकर्षित की हुई वस्तुओं, सहायक सामग्री का प्रयोग करके बच्चों को सिखाना, विभिन्न कविताओं का अभ्यास कराने के द्वारा जो अधिगम बाधित बालक हैं इनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत या विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आसानी से सिखाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, शारीरिक विकलांगता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है अस्थि बालक शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। इन बच्चों की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवर्धित एवं संशोधित विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। अस्थि बालक वे बालक होते हैं जिनकी हड्डियों के जोड़े अथवा शरीर के विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। देखिए दोस्तों, जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, जो दिव्यांग बालक होते हैं, ऐसे बालकों में विभिन्न शारीरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। चाहे दोस्तों वह हड्डी से विभिन्न हड्डियों के मतलब कि दूसरे हिसाब से मुड़ जाना, जो सामान्य बच्चों के हिसाब से अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, जिनकी शारीरिक रूप से बनावट अलग होती है, जिनके सोचने का ढंग अलग होता है। दोस्तों, जो कुछ बच्चे मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, कुछ बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। उनके हाथ टेढ़े हो सकते हैं, कान कुछ टेढ़े हो सकते हैं दोस्तों, और पैर भी टेढ़े हो सकते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसे बच्चों के लिए आप व्हील चेयर या विभिन्न शारीरिक उपकरण के माध्यम से आप इनको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, विद्यालय में ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है। उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है अध्यापकों को इस प्रकार से तैयार करना कि बालकों के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक एवं भाषाई विकास को समझते हुए उसमें योगदान दे सके। दूसरा पॉइंट है बालकों के मनोविज्ञान को समझ सके। तीसरा पॉइंट है वे बालकों में सामाजिक चेतना, प्रेम, आपसी भाईचारा, समानता एवं एक दूसरे को सम्मान देना सिखा सके। देखिए दोस्तों, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो अध्यापक हो उसे इस प्रकार से बीएड की कक्षाओं में उसे इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए कि जो बालक को पढ़ाने जाए उसके शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक व उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता को समझ सके, उसके अनुरूप वह शिक्षा प्रदान कर सके। बालक के मनोविज्ञान, जो शिक्षक हो वह एक मनोवैज्ञानिक हो, ताकि बालक के मन के अध्ययन कर सके। बालक क्या ऐसा रुचि, कौन सा मतलब कार्य करना वह ज़्यादा पसंद करता है, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, इन सब को वह समझ सके जो शिक्षक होता है। और दोस्तों, जो शिक्षक का मुख्य दायित्व यह होता है कि बालक के मन में, बालक की चेतना में ऐसा विकास करना कि वह प्रेम, आपसी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सम्मान एक दूसरे को देना, जो शिक्षक हो वह बच्चों को सिखा सके। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, समावेशी शिक्षा का महत्व क्या होता है? उत्तर है समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की भावना के साथ साथ विद्यालय में व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बालक को अन्य बालकों की समान कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तीसरा पॉइंट है समावेशी शिक्षा बालकों की शिक्षा की गतिविधियों में उनके माता पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। चौथा पॉइंट है समावेशी शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च आकांक्षाओं के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। देखिए दोस्तों, समावेशी शिक्षा का महत्व यह होता है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक और दोस्तों जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, जो कम शारीरिक रूप से विकलांग बालक है, जो सामान्य बालक है, सभी बालकों को एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। इससे दोस्तों यह फायदा होता है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक है वह भी सामान्य बालकों की तरह महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जिससे बालक के मन में हीनता की भावना नहीं आती है दोस्तों। और समावेशी शिक्षा में दोस्तों माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है, पूरे विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्रश्न है आपका सामने, शिक्षक के मूल्य व विश्वास। उत्तर है उसको बालकों में बौद्धिक एवं चरित्र निर्माण के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट है उसको स्वयं को उन नियमों एवं आदर्शों में स्थापित करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी उन्हें अपना आदर्श माने। तीसरा पॉइंट है उसको शिक्षण कौशलों एवं ज्ञान जो कि उसके विषय के अनुरूप हो का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चौथा पॉइंट है वह शिक्षण कार्य की गुणवत्ता का पालन करने वाला हो एवं उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए? उत्तर है शिक्षक की विद्यालय के प्रति निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती है। पहला पॉइंट है शिक्षा नीतियों के राज्य प्रशासनिक नियमों का पालन करना। जो शिक्षक हो, जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रशासनिक शिक्षण विधियों का जो नियम बनाए गए हैं उसका नियम का पालन करना शिक्षक का मुख्य
उत्तरदायित्व होता है। अगला पॉइंट है स्कूल और स्कूल प्रणाली, प्रक्रियाओं और नियमों का पालन करना शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तीसरा पॉइंट है निर्धारित समय पर कक्षाएं आयोजित करना चाहिए, आयोजित करना। देखिए दोस्तों, जो शिक्षक हो उसका यह उत्तरदायित्व होता है कि जो आप उसका पीरियड हो, जो उसकी कक्षाएं हो, निर्धारित समय पर रोज प्रतिदिन चले। अगला चौथा पॉइंट है छात्र आचरण और अनुशासन से संबंधित नियमों का पालन करना तथा उन्हें लागू करना। देखिए दोस्तों, शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व यह होता है कि जो छात्र के आचरण है, व्यवहार है, उसका अध्ययन करे, यदि उसमें जरूरत पड़े तो उसके व्यवहार परिवर्तन में सहायता करे और दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखे। अगला प्रश्न है आपके सामने, छात्रों के प्रति अध्यापक का उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। छात्रों के प्रति अध्यापक का उत्तरदायित्व में पहला पॉइंट है छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, यह अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। दूसरा पॉइंट है छात्रों में चारित्रिक मूल्यों का विकास करना और तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को सामाजिक एवं विधिक नियमों से अवगत कराना, उनका पालन करने की शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का जो शिक्षक होता है उसका उत्तरदायित्व होता है। चौथा पॉइंट है उचित भाषा का प्रयोग करना। पांचवा पॉइंट है सटीक और अप टू डेट सामग्री का प्रयोग करना, यानी कि शिक्षक का अपना जो साहित्य सामग्री है वह रोज का रोज प्रयोग करे और जिससे बालक को सरल से सरल माध्यम में सिखाया जा सके। छठवां पॉइंट है छात्रों को उचित कार्य एवं होमवर्क प्रदान करना। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। उत्तर है सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों की योग्यताओं को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट है अध्यापकों की उदयमगत दक्षता को बढ़ाना। तीसरा पॉइंट है नवीन ज्ञान से संपन्न कराते हुए नवीन भूमिकाओं के लिए तैयार करना। चौथा पॉइंट है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, विषय वस्तु स्पष्ट करें, नई अध्यापन विधियों एवं नई तकनीकी विधियों से अध्यापकों को परिचित कराना। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने बुद्धि लब्धि को परिभाषित कीजिए। उत्तर है दोस्तों बुद्धि लब्धि से तात्पर्य बालक अथवा व्यक्ति की मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु के अनुपात से होता है। इस अनुपात में दशमलव बिंदु हटाने के लिए इस अनुपात को 100 से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटा वास्तविक आयु होता है। दोस्तों, यह बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु में भाग देने के बाद उसे 100 से गुणा कर देने के बाद उसकी बुद्धि लब्धि आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका दोस्तों IQ बराबर होता है MA बटा CA इक्वल टू 100। मेंटल एज एंड क्रिटिकल एज इक्वल टू 100। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।